हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीखेंगे। जब हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो मतलब कि ये पार्ट 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है, जिसके अंदर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि हमारे मूलभूत अधिकार, जिसको हम जो राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही हमसे वो राइट्स कोई और व्यक्ति छीन सकता, ना ही हमारे ये राइट्स हमसे हमारी सरकार छीन सकती, गवर्नमेंट छीन सकती। अब अभी हमसे हमारे कोई राइट्स छीन नहीं सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे आपके राइट्स जो होते हैं वो छीने जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर छीने जा सकते हैं। और वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता रखा है कि किन किन जगहों पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो हमें किसके अगेंस्ट मिलते हैं, स्टेट के अगेंस्ट ही मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं जो हमें किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी मिलते हैं। वो कौन कौन से होंगे, अभी जब हम आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब हम देखते रहेंगे कि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है या सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट अवेलेबल है। अब यहां पे मैंने वर्ड यूज किया गवर्नमेंट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड यूज होता है स्टेट। और स्टेट का मीनिंग एक बेसिक मीनिंग नहीं है जो आपको सिर्फ हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर स्टेट वर्ड यूज करते हैं। जो स्टेट का मतलब है वो मैं आर्टिकल 12 के अंदर बता रखा है, और ये स्टेट का मीनिंग सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कौन से 3 और 4 के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। आगे इसका मीनिंग ये मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो है पार्ट 3 का पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12, जो कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां पे हमें मीनिंग किसका समझ आएगा, स्टेट का। क्योंकि हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मांगेंगे, स्टेट के अगेंस्ट मांगेंगे। तो अब स्टेट कौन होता है ये हमें समझना जरूरी है, जो हमें कहां समझाया गया, आर्टिकल 12 के अंदर समझाया गया। अब देखिए, अगर आप आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे तो वो क्या दी गई है। इसने 4 बातें बोली कि स्टेट कौन कौन सी होती है। पहली जो 2 बातें हैं वो हमें अगर नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करें तो हमें इसका यही मतलब समझ आ रहा होता है। क्या क्या, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर दी क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट की बात हो रही है। इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो गया। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन दोनों इंक्लूड हो गया। तो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव है, कोई भी लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन है, वो क्या होगा, स्टेट होगी। उसके अगेंस्ट अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स किसी तरीके से ब्रेक करेगी तो हम उसके अगेंस्ट अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कैसे होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं। हम कहां पे जाएंगे इसको एनफोर्स कराने के लिए, कोर्ट में जाएंगे। हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लोअर कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कराते हमारे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स हमारे एनफोर्स कराए जाते हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब हम हाई कोर्ट के द्वारा जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाके इसको एनफोर्स कराएंगे कि हमारा ये फंडामेंटल राइट टूट रहा है, इसको हमें दिलाया जाए। अब वो कैसे आप मांगते हो, तो उसके लिए आप रिट फाइल करते हो। कितने टाइप की रिट्स होती है, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से रिट फाइल होती है, और हाई कोर्ट में किस तरीके से रिट फाइल होती है, और सुप्रीम कोर्ट में आप क्या रिलीफ मांग सकते हो और हाई कोर्ट में क्या रिलीफ मांग सकते हो, वो सब हम आगे वाले आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे। अब देखिए, स्टेट इसने बताया कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब ये जो पार्लियामेंट है, यहां पार्लियामेंट का मतलब क्या है, पार्लियामेंट जो हम देखते हैं, जो संसद है, उसका मतलब क्या है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड होंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है स्टेट है, तो पार्लियामेंट जो है स्टेट, उसका मतलब क्या है पार्लियामेंट का, तो मतलब कि पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारा लोअर हाउस है और अपर हाउस है, ये तीनों चीजें जो है पार्लियामेंट वर्ड के अंदर इंक्लूड होंगी। उसके बाद ये जो वर्ड है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा, वो व्यक्ति जो हमारे लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब कि हमारे लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए उनको भी इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। तो अब एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन कौन आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर दी गई है, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हमारा पहले वर्ड का मतलब हो गया। उसके बाद आता है सेकंड, जिसके अंदर क्या बोलता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। जैसे यहाँ पे सेंटर की बात हुई, ऐसे यहाँ पे हर एक स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट लेवल का जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो दोनों ही स्टेट वर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब कैसे, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे स्टेट के अंदर गवर्नर है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई,
और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी स्टेट्स के अंदर होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी स्टेट्स के अंदर नहीं होती। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव है। इसके अंदर भी कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, जो आर्टिकल 12 में बोलता है कि स्टेट का मतलब ये होगा। उसके बाद तीसरा आता है क्या, यहां पे हम एक और चीज देखते हैं, हमने बार बार देखा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, तो क्या स्टेट के मीनिंग के अंदर जुडिशरी भी इंक्लूड होती है? तो जुडिशरी जो होती है वो स्टेट में नहीं आती, लेकिन अगर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम करती है जुडिशरी, तब उसको हम स्टेट बोल देते हैं। अदरवाइज जुडिशरी जो है वो हमारी स्टेट नहीं है। तो जुडिशरी जो है वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट की डेफिनेशन में तभी आएगी जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के अंदर कोई काम कर रही होगी। जब वो जुडिशियल नेचर का काम करेगी तब हम उसको स्टेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो स्टेट की डेफिनेशन में एज पर आर्टिकल 12 कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि जुडिशरी भी जो है वो स्टेट होगी। उसके बाद आता है कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। इसके अंदर हमें सबसे पहले अथॉरिटी वर्ड का मतलब समझना होगा कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो अथॉरिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, जिसके पास क्या ताकत है कि वो आपको कमांड कर सकती है, उसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की अथॉरिटी की बात हुई, एक लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज, और ये कहां पे होनी चाहिए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा, जो हमें आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंदर दे रखा है। ये बात बोली गई थी मस्तान साहिब वर्सेस चीफ कमिश्नर के केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का केस था, वहां पे बताया गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या होगा। अब आती है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी गई, उसको हमने देखा सेक्शन 3 सबसेक्शन 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर बताया गया, जिसके अंदर बोला कि सभी जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कमिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, जिसको हम हिंदी में जिला परिषद बोलते हैं, इस तरीके की जितनी भी चीजें होंगी जो गवर्नमेंट के द्वारा जिसको फंड मिल रहा होगा, लोकली जिसको इलेक्ट किया जा रहा होगा, वो सब क्या आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर जो है हमारी लोकल अथॉरिटी, और क्या चीज इंक्लूड होगी लोकल अथॉरिटी के अंदर, सभी लोकल गवर्नमेंट्स इंक्लूड हो जाएंगी और विलेज पंचायत भी इंक्लूड हो जाएगी। विलेज पंचायत जो इंक्लूड होगी, ये भी एक केस के अंदर बोला गया कि विलेज पंचायत जो है वो भी एक लोकल अथॉरिटी मानी जाएगी। अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर बोला गया। अब ये जो लोकल अथॉरिटी है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लोकल अथॉरिटी है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट बताया गया डिटरमाइन करने के लिए कि इसको आप लोकल अथॉरिटी बोल सकते हैं। ये टेस्ट जो है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी के अंदर बताया गया, जिसके अंदर हमें कुछ बातें देखनी होंगी। अगर वो बातें सभी सही बैठी होंगी तो वो एक लोकल अथॉरिटी कहलाएगी, अदरवाइज वो लोकल अथॉरिटी नहीं कहलाएगी। तो वो क्या क्या बातें होंगी जो लोकल अथॉरिटी प्रूव करेंगे कि हाँ ये लोकल अथॉरिटी है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, जो इस केस के अंदर बताया गया मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी के अंदर, सबसे पहले देखना होगा हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, की वो जो अथॉरिटी है जिसको आप चेक कर रहे हो कि क्या वो लोकल अथॉरिटी है या नहीं है, उसकी एक सेपरेट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए अपने आप में। जैसे एक कंपनी को देखते हैं उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, इसी तरीके से इस बॉडी की भी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉट टू बी अ मेयर गवर्नमेंट एजेंसी बट मस्ट बी लीगली एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं होनी चाहिए, अपने आप में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने आप में उसके पास ये राइट्स हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, सिर्फ वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी ना हो। तीसरी बात, फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया, एक डिफाइंड एरिया के अंदर ही काम करे। जैसे अब आपकी अगर जो म्युनिसिपल कमेटी होगी वो सिर्फ एक म्युनिसिपल अपना जो उसका एरिया होगा वहीं पे काम कर रही होगी, वो किसी और पार्ट में जाके काम नहीं करेगी, तो एक डिफाइंड एरिया के अंदर वो काम कर रही हो। चौथी बात, बी होली और पार्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इनहेबिटेंट ऑफ दैट एरिया, कि ये नहीं कि उसको कोई नॉमिनेट करके ला रहा हो, वो इलेक्टेड हो, किसके द्वारा, जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं इनहेबिटेंट्स है, वो उसको कैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको इलेक्ट कर रहे हो। जैसे म्युनिसिपल जो कमेटी होती है आपकी, उसके अंदर भी आप यही देखते होगे कि हम वहां पे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको इलेक्ट करके हम लेके जाते हैं, जो भी आपका काउंसिलर होता है। उसके बाद, एंजॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, अपने आप में वो एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो कंप्लीटली हो चाहे पार्शियली, ऑटोनॉमी उसके अंदर होनी चाहिए अपनी।
छठी बात बोलता है बी एंट्रस्टेड बाय स्टैच्यू विद सच गवर्नमेंटल फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज आर यूजुअली entrusted to locally like health, education, water, town, planning, markets, transportation, etc. मतलब कि लॉ जो है उसको इंटरेस्ट कर रहा हो, लॉ उसको दे रहा हो क्या चीज, कुछ गवर्नमेंटल फंक्शंस। गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, हमें सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तो जो इस तरीके की पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तो इस तरीके की उसको इंटरेस्ट की गई है, उसको दी गई है इस तरीके की पावर किसी लॉ के द्वारा कि वो इन चीजों को करे। फिर have the power to raise fund for the furtherance of its activity and fulfillment of its objective by levying tax rates, charges और fees। उसके पास क्या पावर हो कि वो आपके ऊपर मतलब कि अपना रिवेन्यू मतलब अपने पास कुछ इकट्ठा कर सके ताकि वो उस काम को सही से कर सके, चाहे वो टैक्स के तौर पर हो, किसी फीस के तौर पर हो या कोई भी चीज हो। तो आपके पास जितनी भी आपको लोकल अथॉरिटीज मिलती है आप उसके ऊपर ये चीजें लगा के देख सकते हो, ये सभी चीजें कर रही होती है। आप अगर अपने एरिया की म्युनिसिपल कमेटी ले लो या इस तरीके की कोई भी जो आपकी स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज के प्रोवाइड करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ले लो, तो वो सभी ये चीजों को पूरी कर रही होती है। अगर ये सात बातें पूरी हो रही होती है तो इसका मतलब कि वो लोकल अथॉरिटी है और वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अगर वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रेक करती है तो आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके एनफोर्स करवा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को। तो ये होती है लोकल अथॉरिटी। उसके बाद आती हैं अदर अथॉरिटीज। अब अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होगा, अदर अथॉरिटीज के ऊपर एक सबसे पहले जो जजमेंट आया था उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये बहुत पुराना केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एजुडिटम जनरस का प्रिंसिपल चलेगा, जिसका मतलब क्या होता है लाइक नेचर, कि अगर मैं एक साथ कई बातें बोल रहा हूं तो जब मैं एक बात छोड़ दूंगा तो उसके अंदर भी वही चीज इंक्लूड होगी। जैसे मैंने बोला ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल एंड अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स। अब ये सब किस तरीके के व्हीकल्स है, ट्रक ले लो, ट्रैक्टर ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, ये सभी लैंड पे चलने वाले व्हीकल है। तो अगर मैं यहाँ पे अदर मोटर पावर्ड व्हीकल्स ले रहा हूं तो इसका मतलब भी ऐसा ही कोई व्हीकल होगा जो रोड पे चलेगा। यहाँ पे आप ऐसे किसी व्हीकल को नहीं ले लोगे जो पानी में चल रहा है या फिर एयर में उड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अदर मोटर पावर्ड व्हीकल है इसके अंदर मैं एक ऐसी ही चीज को इंक्लूड करूंगा जो इनमें से किसी के अंदर थी, इसी के तरीके की वो चीज थी। इसको हम क्या बोलते हैं, एजुडिटम जनरल। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अदर अथॉरिटीज उसी तरीके की होंगी जहां पे जब हम सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के नाम लिखेंगे तो उसका नाम भी वहां पे इंक्लूड हो जाए। इस प्रिंसिपल को यूज किया अदर अथॉरिटीज को डिसाइड करने के लिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का ही एक केस था जिसके अंदर बोला गया कि ये जो प्रिंसिपल है ये सही नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिस केस का नाम था उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस। फिर हमारे पास फाइनली डिसाइड हुआ एक केस के अंदर जिसका नाम था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस, जिसके अंदर बताया गया कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अदर अथॉरिटीज क्या होती हैं। इसके अंदर बोला कि सभी अथॉरिटीज जो कॉन्स्टिट्यूट हो, किस तरीके से बने, कोई भी अथॉरिटी जो बन रही है या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर किसी भी लॉ के हिसाब से, किसी स्टैच्यू के हिसाब से, और वो उसको पावर मिली हो लॉ के द्वारा ही। अगर उसको लॉ के द्वारा पावर नहीं मिल रही तो फिर वो एक अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इसके अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अगर आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लोगे तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, या फिर आप ओएनजीसी लोगे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं वो भी इसकी डेफिनेशन में अदर अथॉरिटीज में आ जाएगा। वहीं अगर आप पांचवा पॉइंट देखोगे, चौथा पॉइंट देखोगे तो वो क्या बोलता है, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। अब हमें समझ आ गया कि लोकल और अदर अथॉरिटीज क्या होती है, हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे सिर्फ इसने बोला विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ रही हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ रही है, तो इसके लिए बोला गया कि कोई भी जो अथॉरिटी है, चाहे वो लोकल है या अदर अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में तब आएगी जब उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहे हो गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही हो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ओवर इट, कि गवर्नमेंट का उसके अंदर कंट्रोल हो पूरी तरीके से और गवर्नमेंट से ही उसको रिसोर्सेज मिल रहे हो। यहां पे भी आप सेम एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे हमारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सभी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएंगी और ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होंगी। अगर ये आपके किसी फंडामेंटल राइट को ब्रेक करेंगी तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। यहाँ पे जो एनसीईआरटी अगर देखोगे, जो एनसीईआरटी जहां से हमारी बुक्स प्रिंट होती हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं,
वो एनसीईआरटी इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जब आप ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई इसके अंदर आप उसको रखोगे तो एनसीईआरटी के ऊपर वो सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे होंगे। इस तरीके से आप रख के देख सकते हो इन सभी क्राइटेरिया को कि क्या वो इन सब चीजों को पूरा कर रहा है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो ये बात हमें आर्टिकल 12 के अंदर बताई गई कि स्टेट क्या होती है और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम अभी आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हमें वहां पे स्टेट वर्ड यूज होगा और स्टेट का मतलब क्या होगा जो हमने आर्टिकल 12 के अंदर समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।